तो आज के लेक्चर में मैं आपको पहले जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा एमएससी में क्वांटम मैकेनिक्स का, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद फिर फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स का, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसका टाइटल जो पहला है, 4 यूनिट में डिवाइडेड है सिलेबस, या कुछ 4 यूनिट से दिख रही हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, थर्ड वन इज सिमेट्री क्वांटम मैकेनिक्स, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर बाउंड स्टेट्स। तो हम पहले यूनिट से शुरू करते हैं। पहले यूनिट में है आपका पहला टॉपिक है अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिर है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी रिलेशन, श्रोडिंगर इक्वेशंस, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड रैनफेस्ट थ्योरम एटसेट्रा। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये इस टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा। फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स किन पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है, परिकल्पनाओं पे आधारित है, वो बताई जाएंगी। उसके बाद फिर अनसर्टेनिटी रिलेशन बताया जाएगा, जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी रिलेशन दिया था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो दिया था वो बताया जाएगा। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशंस जिस पे पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो बताई जाएगी। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। इसके लिए हम आपके उस पर आते हैं दोबारा, इंट्रोडक्शन पे। तो आपकी 17th सेंचुरी से और अप्रॉक्सीमेटली एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 1895 तक मान सकते हैं आप, 1895 तक मान सकते हैं, इसमें फिजिक्स की ग्रोथ हो रही थी। फिजिक्स के लॉज बन रहे थे बहुत अच्छे अच्छे। तो जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स डेवलप हो चुकी थी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप हो चुकी थी, थर्मोडाइनमिक्स डेवलप हो चुकी थी, और केपलर्स लॉज थे, एटसेट्रा। बहुत सारी फिजिक्स के नियम बन चुके थे। और जितने भी फिनोमिना नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, जिन्हें हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे, फिजिकल फिनोमिना, उन सब का एक्सप्लेनेशन इन नियमों के आधार पर हो रहा था। जैसे आपको न्यूटन्स लॉज पता है, न्यूटन ने प्रथम द्वितीय तृतीय नियम दिए थे। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन थे, न्यूटन्स के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन थे, ठीक है। केपलर्स ने भी लॉज दिए थे, मैक्सवेल्स ने अपनी इक्वेशंस दी थी, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दी थी। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल रेडिएशन किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से हीट जनरेट होती है, किस तरह से हीट का लॉस होता है, ये सब लॉज बन चुके थे। तो उस समय तक ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ बचा नहीं है, और हम सारी की सारी फिजिक्स का, हमने जितने भी फिनोमेना हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑलमोस्ट। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो फिज़िक्स बनी, ये फिज़िक्स मैक्रोस्कोपिक वर्ड से डील करती थी। मैक्रोस्कोपिक वर्ड मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे पार्टिकल्स या ऐसी बॉडीज़ जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो वो कहलाता है मैक्रोस्कोपिक वर्ड, बड़ी बड़ी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के अध्ययन करने के लिए जो हम पे सफिशिएंट लॉस थे, और उन सब लॉस को मिला के क्लासिकल फिजिक्स कहलाई। क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या था, क्या क्या माना गया, ये मैं डिस्कस करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको बहुत ब्रीफ रिव्यू देना है क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन का। तो अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसे अपने इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट अगर आपका है तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं आप इसे।
क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या था, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या था। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो इसमें मानी गई थी, हाइपोथेसिस थी जो क्लासिकल फिजिक्स की, उसमें दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। एक तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक्सेलरेटेड चार्ज जनरेट करते हैं। ये बताया गया था कि अगर कोई त्वरित आवेश है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकालेगा। एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और उसकी ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी न्यू है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू होगी। सो एन इलेक्ट्रिक चार्ज या a charge oscillating with frequency nu always produces the electromagnetic wave या always radiate electromagnetic wave of the same frequency। ये क्लासिकल फिजिक्स में मानी गई थी। यानी क्या, कोई भी अगर पार्टिकल न्यू फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो न्यू फ्रिक्वेंसी का ही रेडिएशन निकालेगा। ये पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, किस फ्रिक्वेंसी से, न्यू, देन इट विल एमिट द रेडिएशन ऑफ न्यू फ्रिक्वेंसी। एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है। दूसरा, जो वेव्स होती हैं ये पूरे स्पेस में फैली होती हैं। वेव्स तो शेप होती है, आपने देखा होगा वेव चल रही है तो इसका तो ये वेव है। वेव इज़ नथिंग बट अ शेप। ये वेव फैली हुई है, पूरे स्पेस में फैली हुई है और इसकी एनर्जी पूरे में फैली होती है। इसके पूरे स्पेस में एनर्जी फैली होती है। एनर्जी कहीं भी कंसंट्रेटेड नहीं थी, कहीं पिन पॉइंट नहीं होती, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है पूरा में। ये क्लासिकल फिजिक्स ने माना था। क्लासिकल फिजिक्स ने माना था कि अगर कोई वेव चल रही है तो उसकी एनर्जी, जो वेव की एनर्जी है वो पूरी वेव में स्प्रेड रहेगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड रहेगा उसका। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मानी गई थी क्लासिकल फिजिक्स में कि एनर्जी जो होगी किसी वेव की वो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड नहीं होगी, उसका फ्रिक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं होगा, बल्कि वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ए के प्रोपोर्शनल होगी। इंटेंसिटी या एनर्जी तो किसके, वो उसका फ्रिक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड की क्या होगी, एम्पलीट्यूड माने आयाम, उसके स्क्वायर, उसके मॉड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी क्लासिकल फिजिक्स में ना, जो स्टडी की, जो मतलब जिस पे बेस्ड थी क्लासिकल फिजिक्स। सारे के सारे हम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन जो 19वीं शताब्दी का अंत था उसमें कई सारे नए फिनोमेना मिले, न्यू फिनोमेना, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरेज में मिला था, तो कॉम्पटन इफेक्ट। तीसरा, एटम्स जो स्पेक्ट्रा निकाल लेते, एटम्स से जो रेडिएशन निकल रहे थे उसकी वो किस किस फ्रिक्वेंसी के निकल रहे थे, तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रम बना रहे थे। यानी वो अलग अलग थी, या तो ये फ्रिक्वेंसी थी, या ये फ्रिक्वेंसी थी, या ये फ्रिक्वेंसी थी, या ये फ्रिक्वेंसी, ऐसे बीच में नहीं थे कुछ भी। ऐसा नहीं कि हर जगह मिल रहे हो, इनके बीच में मिल रहे हो, ऐसा नहीं। एक फिक्स फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन निकाल लिए थे एटम। तो ऐसे नहीं था कि सारे में किसी भी फ्रिक्वेंसी का निकाल लो एटम, कभी किसी का निकल रहा है, कभी किसी का क्या निकल रहा है, कोई वैल्यू ऐसी नहीं इसका नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं था। वो फिक्स रेडिएशन था ऐसे ऐसे, जो मैंने लेफ्ट में बनाया, तो उसे क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एटम्स जो लाइन स्पेक्ट्रा बना रहे थे वो, और ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा था उसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं। ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन में कुछ कमी आ रही थी, जो हम एक्सपेरिमेंटली हमें मिल रहा था रेडिएशन, और जो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से थ्योरेटिकली मिलना चाहिए था, जिस फ्रिक्वेंसी का, जिस इंटेंसिटी का, वो उसमें अलग, उसमें क्या आ रहा था, मतभेद हो रहा था, उसमें उल्टा मिल रहा था। क्लासिकल फिजिक्स कुछ और कह रही थी और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुछ और मिल रहा था, तो वहाँ गड़बड़ हो गई ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रीजन में गड़बड़ हो रही थी, इसलिए ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ भी कहते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। रेडियो एक्टिविटी,
ये सारे फिनोमेना ऐसे थे जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो फिर लगने लगा साइंटिस्ट को क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जितनी भी थ्योरीज थी जो सब अभी तक परफेक्टली फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही थी, वो सब थ्योरी इन चीज़ों के एक्सप्लेनेशन में क्यों फेल होती जा रही हैं, क्यों इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो मेन कारण था मैक्रोस्कोपिक वर्ड से माइक्रोस्कोपिक वर्ड में जा रहे थे, हम जा रहे थे बड़ी बड़ी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों की तरफ। तो फिर ये कंक्लूजन निकला कि इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक वर्ड में कुछ और नियम होते हैं थोड़े से। क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही है माइक्रोस्कोपिक वर्ड में, तो हमें या तो क्लासिकल फिजिक्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा या कोई दूसरे नियम ढूंढने पड़ेंगे जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में होने वाली घटनाओं को भी एक्सप्लेन कर सकें। जैसे सबसे पहले आया था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्या था? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से था कि न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और आपको पता है सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेशन में होता है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। सो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन में है, त्वरण में है। और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि कोई भी अगर एक्सेलरेटेड आवेश है तो हमेशा एनर्जी निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। ये मैंने अभी बताया था ऊपर आपको, ये क्लासिकल फिजिक्स कहती थी। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये एनर्जी निकाल रहा है, इसने थोड़ी सी एनर्जी निकाल दी तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जबकि एनर्जी कम हो जाएगी तो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा ये। अब ये फिर भी तब भी घूम रहा है, एक्सेलरेटेड है। जब एक्सेलरेटेड तो और निकालेगा एनर्जी, तो एनर्जी निकालता रहेगा लगातार और लोअर ऑर्बिट में आता रहेगा और लोअर ऑर्बिट में आते आते फाइनली ये न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा। और इसका टाइम की कैलकुलेशन भी करी गई थी क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो कि बहुत कम आ रहा था, जो कि फ्यू नैनो सेकंड्स का आ रहा था। नैनो मीन्स 10⁻⁹ ऑर्डर का आ रहा था। यानी कि इलेक्ट्रॉन इतनी देर में न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए और एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए। एटम कोलैप्स हो जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में आ जाएगा तो एटम ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी एटम की लाइफ बहुत कम थी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन एक्चुअली में क्या था, एटम्स तो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, मोस्ट स्टेबल थे। और कोई भी चीज़ हर हमेशा एटम से मिलकर बनती है और वो चीज़ मैनी ईयर्स तक एग्जिस्ट कर रही थी, 1000 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक कोई भी चीज़ होती है। तो एटम्स तो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे। तो वहाँ पे रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो भी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से फेल हो रहा था। तो फिर यही हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स जो फेल हो रही है, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में फेल हो रही है। तो जो माइक्रो वर्ड है, यानी कि वो चीज़ें, माइक्रोस्कोपिक वर्ड मीन्स वो सब चीज़, वो सारे पार्टिकल्स जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो फिनोमेना एग्जिबिट कर रहे थे, दिखा रहे थे, उनके लिए ऐसा लगने लगा कुछ नए नियम चाहिए। तो ये था द माइक्रो वर्ड ऑफ एटम्स ओवर डिफरेंट लॉज, यानी एटॉमिक लेवल पे कोई डिफरेंट लॉज थे जो फॉलो हो रहे थे, क्योंकि हर एक का लॉ तो होता ही है कुछ ना कुछ फिनोमेना का। तो द न्यू लॉ एप्लीकेबल टू माइक्रो पार्टिकल कंस्टिट्यूट क्वांटम मैकेनिक्स। तो उन लॉज को जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे थे, उन लॉज को मिला के क्या बनी? क्वांटम मैकेनिक्स बनी। तो सबसे पहले आते हैं हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ पे, यानी ब्लैक बॉडी से रेडिएशन जो निकल रहा है उस पर। तो जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रहा था
अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ, उसका भी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा। तो जो ग्राफ है उसका, पहले ये भी मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं मैटर पे थोड़ी देर रुक रहा हूँ, फिर मैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ को समझाऊंगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है मुझे आपको। ये है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ का ग्राफ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। सो ये ब्लैक बॉडी है, ये इस तरीके से ब्लैक बॉडी को हम बनाते हैं जनरली ना, इसमें पिन होल छोड़ देते हैं। पिन होल बहुत छोटा सा होल होता है, तो ब्लैक बॉडी में हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा होल छोड़ दिया, ये पिन होल छोड़ दिया, बहुत छोटा सा होल छोड़ दिया, इसमें से रेडिएशन घुस जाता है अंदर पिन होल में से। तो जैसे ब्लैक बॉडी है, इसमें छोटा सा छेद है, तो इसमें से रेडिएशन अंदर जा सकता है, ऐसे जा सकता है अंदर, तो इसमें जा रहा है अंदर, छोटा सा छेद है, तो इसमें से रेडिएशन देखो ये अंदर जाते हुए दिखा रहे हैं। ये जब रेडिएशन अंदर जाएगा तो ऐसे जाएगा, जब ऐसे आएगा फिर टकराएगा तो ऐसे आएगा, जब यहाँ टकराएगा तो फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो फिर ऐसे आएगा, ऐसे टकराता रहेगा, ऐसे टकराता रहेगा। इसके एक बार अगर अंदर घुस गया तो इसके इस छेद में से बाहर निकलने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब जो रेडिएशन एक बार अंदर घुस गया वो ऑलमोस्ट क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। इस तरह से ऐसे ऐसे होता रहेगा लगातार इसमें। वो एक बार रेडिएशन अगर अंदर घुस गया तो उसके बहुत मिनिमल होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि इस छेद से वापस निकलने की, नहीं तो वो ट्रैप हो जाता है, अंदर घूमता रहता है। तो एक बॉडी जिसमें एक बहुत छोटा सा पिन होल कर दिया जाए और यहाँ पे उसमें सब काजल लगा दिया, लैम्प ब्लैक लगा दिया जाए अंदर की तरफ, काला 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 काला, जिससे कि जो भी रेडिएशन आ रहा है उसे एब्जॉर्व कर ले सारे रेडिएशन को, जो अंदर आ गया वो ट्रैप हो गया, वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरह की बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलने हैं, इन रेडिएशन की इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी डेंसिटी का स्टडी किया गया कि किस फ्रिक्वेंसी की कितनी इंटेंसिटी के रेडिएशन निकलने हैं, किस जो रेडिएशन निकल रहे हैं ये किस फ्रिक्वेंसी के कितने इंटेंसिटी है ये जो निकलने हैं, और उसका ग्राफ प्लॉट किया गया। तो जब उसका ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये आया, ये देखो फ्रिक्वेंसी वर्सेस ये फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 2 × 10⁻14, 4 × 10⁻14, 6 × 10⁻14, ये इंटू 10⁻14 लिख रखा है यहाँ पे। जो भी यहाँ पे ये लिखे 8, 10, 12, इसका मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 हर्ट्ज तो फ्रिक्वेंसी है इसकी। और इस साइड इंटेंसिटी दे रखी है, एक्स एक्सिस पे तो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी डेंसिटी। जो इससे रेडिएशन निकल रहे हैं ब्लैक बॉडी से, ऐसे निकल रहे हैं, इनकी एनर्जी डेंसिटी। तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया, ये एनर्जी डेंसिटी है वाई एक्सिस पे, और यह फ्रिक्वेंसी यानी किस फ्रिक्वेंसी की कितनी इंटेंसिटी निकल रही है। तो इस बॉडी को पहले 3000 केल्विन तक गर्म होने दिया गया। तो जब 3000 इसका केल्विन टेम्परेचर हो गया तब इससे निकलने वाले रेडिएशन की स्टडी की गई, और जब इससे 3000 केल्विन पे स्टडी की गई, 3000 केल्विन है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ ऐसे आया कि इस हर फ्रिक्वेंसी का इस तरह से रेडिएशन था। ये नीचे वाला ग्राफ है, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज की इंटेंसिटी इतनी थी, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज की इंटेंसिटी ये थी, 6 की ये थी, इस तरह से। फिर इस बॉडी का टेम्परेचर 4500 केल्विन कर दिया गया। तब इंटेंसिटी जो निकल रहे थे रेडिएशन, उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी, किस फ्रिक्वेंसी के निकल लेता है कि किस किस फ्रिक्वेंसी में कितनी कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, उसका ग्राफ ये आया। फिर इसका टेम्परेचर और बढ़ाया गया, 6000 केल्विन तक किया गया, तब ग्राफ प्लॉट किया गया। तो इस तरह से ग्राफ आया कुछ ये। तो इसमें एक बात दिख रही है, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे पीक वैल्यू जो है, देखो पहले पीक वैल्यू यहाँ पे थी, फिर पीक वैल्यू यहाँ आ गई, इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर इतनी आ गई,
यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मिल रही है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की मिल रही है। यानी पहले लगभग लोग 2 × 10⁻, ये पहली वाली है, यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो 2 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के अप्रॉक्स मिल रही है। जो सेकंड फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम मिल रही है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के करीब मिल रही है। और जो थर्ड फ्रिक्वेंसी मिल रही है मैक्सिमम वो करीब ऐसे मिल रही है, मैंने ज़्यादा की बना दी, करीब 8 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के मिल रही है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा था वैसे वैसे पीक जो थी वो राइट साइड में शिफ्ट हो रही थी। ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है पीक्स। पहले यहाँ है पीक, फिर थोड़ी सी राइट में चली गई, और फिर थोड़ी सी और राइट में चली गई, फिर थोड़ी सी और राइट में चली गई, ऐसे चली गई। तो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। हाँ, कई किताबों में ये जो ग्राफ है ये वेवलेंथ पे ही बना देते हैं। ये कुछ किताबों में फ्रिक्वेंसी ना लेके वेवलेंथ ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ना लेके वेवलेंथ। और आपको पता है न्यू इक्वल टू c/λ होता है। तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो उल्टा ग्राफ आएगा। तो मैं फ्रिक्वेंसी के बेस पे बना रहा हूँ, तो आप वेवलेंथ के बेस पे ही बना देते हैं कुछ किताबों में। तो वो आप देख लीजिएगा, फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है वेवलेंथ का। तो इसमें ये आ रहा था। और क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्या था, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये तो हमारा जो ग्राफ है ये एक्सपेरिमेंट से मिल रहा था। और क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो एनर्जी डेंसिटी थी, जो रेडिएशन निकल रहा था, उसकी एनर्जी डेंसिटी जो थी दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर। वो फ्रिक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ये प्रोपोर्शनल चाहिए न्यू स्क्वायर के। क्लासिकल मैकेनिक्स कहते थे। तो ये जो ग्राफ आ रहे हैं इस तरह के 3, ये ऐसे नहीं आने चाहिए थे। ये तो जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है ना, एनर्जी व्हेन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है कुछ ऐसे, हाफ के एक्स स्क्वायर का। तो ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी अगर न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ भी कुछ इसी शेप का आना चाहिए था। तो देखो इस शेप का आ तो रहा है शुरू में, ये आ रहा है, देखो ये शेप ये जा रही है, ये जा रही है, ये वाली शेप भी ये जा रही है, ये वाली शेप भी ये जा रही है, ऐसा शेप तो ये जा रही है। लेकिन फिर अचानक से मुड़ जाता है, अचानक से मुड़ के राइट में ऐसा आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। तो इस रीजन तक तो ग्राफ ठीक है क्लासिकली, यहाँ तक लेफ्ट साइड में, इस लाइन से लेफ्ट में ठीक है, इस कर्व के लिए इस लाइन से लेफ्ट में ठीक है, ऊपर वाली कर्व के लिए इस लाइन से लेफ्ट में ठीक है। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ऐसा आना चाहिए ग्राफ, और ऐसे ही आ रहा है, ये ऐसे ही बढ़ता जाना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स का। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से कैसे बढ़ना चाहिए था, न्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल तो ऐसे बढ़ना चाहिए था, ये ऐसे बढ़ता जाना चाहिए था, ये ऐसे बढ़ता ना जाना चाहिए था आगे तक इन्फिनिटी तक। लेकिन हो क्या रहा था, ये एक जगह रुक रहा था, ये बढ़ते बढ़ते रुक रहा था और फिर वापस आ रहा था जीरो, फिर ये बढ़ते बढ़ते रुक रहा है, फिर ऐसे कमा रहा है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। और किस रीजन में फेल हुई, इसके राइट में, इसके राइट में, इसके राइट में। लेफ्ट तक तो ठीक है क्लासिकल फिजिक्स, लेफ्ट में तो सारे कर्व ठीक है, ये क्योंकि ऐसे आ रहे हैं कर्व, इस तरह की शेप आ रही है, लेफ्ट में तो सब ठीक है, ऐसी शेप आ रही है। लेकिन राइट में फेल हो गई। और यही क्या कहलाता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करता है। इसीलिए ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं। जो गड़बड़ होती है ना इसमें, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, यूवी रीजन में गड़बड़ होती है, यूवी रीजन में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ।
दूसरी चीज़ क्या क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल हुई? दूसरी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि किसी भी मेटेलिक सरफेस पे जब लाइट डाली जाए और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी इज मेड टू इंसिडेंट ऑन इट। तो जब भी कोई सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली जाए किसी मेटेलिक सरफेस से और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे तो इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? ये भी दिख रहा है आपको चित्र में। ये कैथोड है या एनोड है। इस कैथोड पे यहाँ पे एक मटेरियल चिपका दिया गया है जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल वो वाला मटेरियल होता है जिसमें लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और फोटो सेंसिटिव मटेरियल जनरली फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल होते हैं पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप। तो आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ये सब होते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए गैस है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, रुबिडियम, सीजियम। तो Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ये सब होते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। यानी कि इस पे जब भी लाइट डालेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, इसलिए इन्हें फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। इनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और फोटो सेंसिटिव मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लाइट डालने पर उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें एक ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हेनरिक हर्ट्ज ने। ये हर्ट्ज वही है जिसने फ्रिक्वेंसी की जिसके नाम पे फ्रिक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। तो इसने 1887 में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। और इन हर्ट्ज की ये जो हेनरिक हर्ट्ज थे इनकी डेथ 1994 में हो गई थी। तो इनके काम को आगे बढ़ाया इनके स्टूडेंट ने जो कि फिलिप लेनार्ड था और डिटेल स्टडी किया उसने। तो फिलिप लेनार्ड को 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इसने क्या किया? कैथोड रेस पे काम किया। और ये कैथोड रेस से कैथोड में से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। इस पे लाइट डाल रहे हैं कैथोड पे, इस पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा दिया है और लाइट डाल रहे हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा के लाइट डाल रहे हैं तो इससे क्या निकलने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। और यहाँ जब सामने प्लेट थी इस पे लगा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव था लेफ्ट साइड में। तो पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो यहाँ प्लेट की तरफ आ जाएंगे तो प्लेट पे आ जाएंगे। और अगर आपने इस सर्किट को क्लोज कर दिया तो सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल के एनोड पे आ जाएंगे सामने और सर्किट में क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा शुरू। इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। और इस करंट को आप माइक्रो एमीटर से नाप सकते हैं सीरीज़ में लगा के। और कैथोड और एनोड के बीच में जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है वो आप इस पोटेंशियल डिवाइडर से लगा दीजिए। नीचे पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है और इसे मेजरमेंट करने के लिए कितना पोटेंशियल लगा है यहाँ पे पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ दीजिए। तो सीरीज में मीटर लगा दिया माइक्रोमीटर और पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया। तो वोल्टमीटर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट से जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं आप बीच में कैथोड एनोड के, इसे नाप लेगा वोल्टमीटर और इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को नापेगा माइक्रोमीटर। तो मैं आपको बता रहा था कि हेनरिक हर्ट्ज को, फिलिप लेनार्ड को 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स का। तो ये कहलाता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये समझ लीजिए ग्राफ कैसे आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ आते हैं तो और भी आते हैं वैसे तो ग्राफ। इसमें क्या है, ये V वर्सेस फोटो करंट है। सर्किट में बहने वाला करंट कितना बह रहा है
और जो कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं वो V। तो जैसे जैसे V बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखो करंट बढ़ रहा है शुरू में, और फिर V की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पे ये रही करंट का बढ़ना रुक गया और वो कांस्टेंट हो गया। फिर जब लाइट जो डाली आई थी उसकी इंटेंसिटी I1 थी, फिर लाइट की इंटेंसिटी I2 कर दी, तब भी यही शेप आ रही थी। शुरू में करंट बढ़ रहा था और फिर करंट सेचुरेशन आ रहा था। फिर जब लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ा दी गई I3, तब भी यही हो रहा था। तो इसे ऊपर से कैसे समझाएंगे चित्र से, सर्किट डायग्राम से। ये है सर्किट डायग्राम, ये तो है सर्किट डायग्राम। तो इसमें क्या है, जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, तो सपोज 10 वोल्ट था पहले पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ तक, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चलना शुरू हुआ तेज़ी से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया इस जगह तक, तो हो सकता है 10 वोल्ट का पॉजिटिव जो पोटेंशियल इसे खींच ले अपनी तरफ। फिर सपोज आपने 10 वोल्ट की जगह कर दिया 50 वोल्ट, यानी और बढ़ा दिया आपने पॉजिटिव पोटेंशियल, तो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाए 20 तक, उसे भी ये खींच ले प्लेट अपनी तरफ, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो दूर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा। फिर सपोज आपने 100 वोल्ट कर दिया, तो हो सकता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाए इस जगह, इन्हें भी अपनी तरफ खींच ले प्लेट। फिर आप जैसे जैसे V बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे जैसे जैसे पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के और पास से खींचने शुरू हो जाएंगे। और बढ़ा देंगे तो और पास आ जाएंगे, और बढ़ा देंगे तो कैथोड से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आ ही जाएगा यहाँ पे। तो एक पॉजिटिव वैल्यू ऐसी होगी यहाँ पे पॉजिटिव, जब बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी कि कैथोड से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसकी पॉजिटिव से खिंच जाएगा। यानी कैथोड से निकलने वाले सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंच जाएंगे एक V की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। सपोज उस V को फिर बढ़ा दिया आपने, तब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे थे वो तो पहुंच ही रहे हैं ऑलरेडी। तो अब और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं पहुंचने के लिए। फिर आपने और भी बढ़ा दिया, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही पहुंच रहे थे यहाँ तक। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही पहुंच रहे थे तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब एक लेवल के बाद पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तब भी करंट बढ़ेगा नहीं। यही इस ग्राफ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप V बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप V बढ़ा रहे हैं, तो एक लेवल के बाद तो करंट बढ़ रहा है V बढ़ाने से, और एक लेवल के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से पहुंचने शुरू हो गए एनोड पे, उसके बाद करंट में सैचुरेशन आ जाएगा। अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। यह है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, कि जो ऊपर से लाइट डाली जा रही है उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ाएं तो फोटो करंट ऐसे बढ़ रहा था, लीनियरली बढ़ रहा था। कहाँ इंटेंसिटी, उस चित्र में दिखा देते हैं। ये रही ऊपर लाइट डाली है, ये जो लाइट आ रही है ऊपर से, इसकी इंटेंसिटी I थी। तो अगर इसकी इंटेंसिटी I को बढ़ाएं, ऐसे करके बढ़ा दिया, ऐसा और बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पे फोटो करंट बढ़ रहा था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे। I की इंटेंसिटी जितनी बढ़ाते जा रहे थे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे थे, और उतना ही ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो हो रहा था। एक ही ग्राफ मिल रहा था। एक ग्राफ और मिल रहा था, वैसे वो मैं खुद बना देता हूँ। ये फोटो करंट, ये जो I है फोटो करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी न्यू, ये क्या था, फोटो करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी। ये मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। फोटो करंट है I वर्सेस फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी जैसे से आप बढ़ा रहे थे तो करंट 0 था, और फ्रिक्वेंसी से एक वैल्यू जब तक नहीं आई थी, एक पर्टिकुलर वैल्यू, तब तक करंट नहीं फ्लो हो रहा था, और एक पर्टिकुलर वैल्यू का करंट सर्किट में बहना शुरू हो गया था। ऐसा करवा रही थी। ये एक फ्रिक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू थी जिसे न्यू नोट कहते हैं। इससे नीचे अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी हो रही थी तो करंट नहीं बह रहा था। एक ग्राफ ये आ रहा था। तो ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था। तो क्लासिकल थ्योरी फेल कैसे हो गई इसे समझाने में।
क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से लाइट में जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर लाइट बनती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं अभी। तो उसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बराबर प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ई का स्क्वायर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्यों है? तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ऑसिलेशन, एक तरह से ऑसिलेटिंग जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मेटल थी, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस पर लाइट डाली गई है, इस पर लाइट डाली गई ऊपर से मेटल पर, ऐसे लाइट डाली गई मान लिया। तो इसमें क्या था? इलेक्ट्रिक वेक्टर था। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो ऑसिलेशन, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेशन करवाना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेशन करने लगते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, किसी भी तरह से, ऐसे 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 ऐसे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट में वाइब्रेशन करने लगता है, या ऊपर नीचे कुछ भी मान लीजिए, ऐसे वाइब्रेशन करने लगेगा। तो जो मेटेलिक सरफेस है, ये वाली मेटेलिक सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, और ऊपर से लाइट का, ये लाइट आ रही है खूब सारी। तो ये लाइट जो होगी इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगी, और ये ऊपर नीचे क्या कर देगा? वाइब्रेशन शुरू कर देगा। अगर ये वाइब्रेशन बहुत छोटे हैं तो ये इस मेटल सरफेस के नीचे रह जाएगा, और अगर ये वाइब्रेशन ज़्यादा बड़े हो गए, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करना शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, और बाहर निकल गया, ज़्यादा बड़े हो गए तो ये बाहर भी निकल सकता है। तो अगर इसके वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक जो ऊपर से लाइट आ रही है तो मेटेलिक सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर से जो लाइट डाली जा रही है यहाँ से लाइट, अगर ये इसके इतना ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर दे कि मेटेलिक सरफेस से के बाहर निकल जाए ऑसिलेशन करते हुए, तो इजेक्ट हो जाएगा बाहर ये, और यही फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यही क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो जब कोई लाइट किसी मेटेरियल पर डाली जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उस लाइट वेव का, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेशन करवाता है टू एंड फ्रो, और वो ऑसिलेशन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और जब इतने बढ़ जाते हैं, जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सरफेस से बाहर आ जाता है। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। जैसे क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो, उसका फ्रिक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मैंने आपको ग्राफ बनाया था नहीं है कि ये फोटो करंट था आई, यहाँ पे क्या थी? फ्रिक्वेंसी थी। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद एकदम से न्यू नोट के बाद एकदम से क्या हो रहा था? करंट बहना शुरू हो रहा था। तो क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यू नोट से कम फ्रिक्वेंसी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहा है वो तो इंटेंसिटी करवा रही है लाइट की। लाइट जो डाली जा रही है, जो लाइट डाली जा रही है इस पर, जो लाइट इलेक्ट्रॉन्स थे सरफेस के अंदर, ये सरफेस थे, ये सरफेस है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पर जो लाइट डाली जा रही है, ये तो इस लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑसिलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक वेक्टर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्या प्रोपोर्शनल होता है, यानी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक वेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक वेक्टर बाहर नहीं निकलेंगे, और ज़्यादा होगी तो बाहर निकल जाएंगे। इसका फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही थी, ये जो एक ग्राफ था अभी मैंने बनाया था, कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी, न्यू नोट से कम फ्रिक्वेंसी पे कोई भी आई नहीं आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो इसे कहते हैं, न्यू नोट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी में दहली आवृत्ति, यानी कि इस फ्रिक्वेंसी से कम की फ्रिक्वेंसी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी द थ्रेशोल्ड शुड नॉट बी ऑन फ्रिक्वेंसी बट इट शुड बी ऑन इंटेंसिटी। क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी अगर कोई थ्रेशोल्ड होना चाहिए तो इंटेंसिटी पे होना चाहिए, आई नॉट फ्रिक्वेंसी से नीचे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द इंटेंसिटी विच causes electrons to emit out from the surface. So if threshold exists, it must exist on the intensity, not on the frequency. लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था, इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं था, इंटेंसिटी आप कितनी भी कम करते जाओ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, बट फ्रिक्वेंसी के वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे थे। और जो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे जो मैंने ग्राफ बनाया था, दिखाया था, अभी आपको ग्राफ दिखाएंगे। ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ, इंटेंसिटी वाला सेकंड ग्राफ जो है, इसमें सेकंड ग्राफ में क्या दिखा रखा है कि इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या है, फोटो करंट भी बढ़ रहा है। ये देखो ये बढ़ रहा है। तो ये चीज़ तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन कर दी। क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या कहा, इंटेंसिटी के साथ तो एक्सप्लेन कर दिया उसने कहा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज आई वाज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई स्क्वायर। तो आई के बढ़ने का मतलब हम ई बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे ई बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा अंदर जर्क बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, उतने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने क्या होगा, करंट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ना तो क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थ्रेशोल्ड की वैल्यू एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि थ्रेशोल्ड जो है वो किस पे होना चाहिए, इंटेंसिटी पे, जबकि एक्सपेरिमेंट में आ रहा था फ्रिक्वेंसी पे। इसी तरह से जो इंटेंसिटी थी वही इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के अंदर ऑसिलेट करवा रही थी। ऐसे ये सरफेस थी, ये वाली सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इंटेंसिटी ही से ऑसिलेट करवा रही है इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के अंदर ऐसे। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इतना ज़्यादा ऑसिलेशन होगा और उतनी ही तेज़ी से बाहर निकलेंगे। तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो भी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, करनी चाहिए, ये क्लासिकल फिजिक्स कहती थी। लेकिन हो क्या रहा था, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही थी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो थी प्रोपोर्शन वो फ्रीक्वेंसी के थी। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा था। और क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए वो इंटेंसिटी की होनी चाहिए थी, और एक्सपेरिमेंट में किसके आ रही थी, फ्रीक्वेंसी पे। इंटेंसिटी कम करने पे भी अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा लेते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि कंट्रेरी था। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो मेटेलिक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें एक प्रॉपर टाइम चाहिए था एंड इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए कि वो सरफेस से बाहर निकल जाए। लेकिन वो अगर कैलकुलेशन करते तो NR के करीब आ रहा था, घंटों में आ रहा था समय, कि उन्हें एनर्जी ऑब्जर्व करने में करीब 1 घंटे लगेंगे और तब वो बाहर निकलने शुरू होंगे। लेकिन हो क्या रहा था, जैसे ही हम लाइट डाल लेते हैं मेटेलिक सरफेस पे, इंस्टेंटली लाइट डालते ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, मतलब कोई टाइम ही नहीं लग रहा था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की कैलकुलेशन कहती थी उन्हें कुछ घंटे लगने चाहिए, तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ भी फेल हो गई। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, किससे, क्वांटम मैकेनिक्स से। आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन दी, आइंस्टाइन की इक्वेशन, और आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया,
आइंस्टाइन ने कहा सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। उसने प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस यूज़ करी। उसने कहा बाहर से जो लाइट आएगी, लाइट इज़ ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। लाइट जो आ रही है ये लाइट वेव नहीं है, ये क्या है, एच न्यू एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलकर लाइट बनी हुई है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, उसने कहा कि जो लाइट आ रही है ऊपर से, ये लाइट नहीं है, ये एच न्यू एनर्जी का एक पार्टिकल है, और फिर उसी के पीछे खूब सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं एच न्यू एनर्जी के। तो सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफैक्ट ये जो एच न्यू आ रहा है, ये इसे क्या कर रहा है, इस एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस के अंदर था। मैं दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे सरफेस के अंदर था इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ से ऊपर से क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। फोटोन को हम ऐसे बनाते हैं, एच न्यू एनर्जी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ये मूव करना शुरू करेगा। तो सरफेस तक आने में कुछ एनर्जी खर्च कर देगा ये, उस एनर्जी को एच न्यू नोट कहते हैं। मान ली सपोज एच न्यू नोट पार्ट खर्च कर दिया, कितनी एनर्जी इसने ले ली थी, एच न्यू, उस एच न्यू में से एच न्यू नोट पार्ट खर्च कर दिया और बाकी पार्ट से बाहर निकल गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जो एनर्जी इसने ली थी एच न्यू, और जितनी इसने सरफेस तक आने में खर्च की एच न्यू नोट, तो इसके पास कितनी एनर्जी बची, ये बची, यानी कि इसी एनर्जी से बाहर निकला, यानी कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस एच न्यू नोट को जो सरफेस तक आने में एनर्जी खर्च होती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं, W0। ये कहलाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये फंक्शन थोड़ा ख़राब लिख दिया मैंने, दोबारा लिख देता हूँ, FUNCTION, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहलाता है W0। इसलिए इस इक्वेशन क्या बच जाएगी, इस वर्क फंक्शन को राइट हैंड साइड में लिया हो तो हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और जो भी इसे रिमेनिंग एनर्जी है वो अगर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्योंकि हो सकता है कि वो जो सरफेस तक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, ये सरफेस तक आने में कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, W0, और बाहर जो एनर्जी से निकल रहा है, जितनी एनर्जी बची वो हमने सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मान ली। क्या पता उसका कुछ पार्ट किसी और चीज़ में खर्च हो जाए, हीटअप हो जाए या कुछ और हो जाए, इंट्रैक्शन कर ले कहीं से, उसका पार्ट खर्च। तो जो बची हुई एनर्जी है वो सारी की सारी हम काइनेटिक एनर्जी मानेंगे। इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है बस। कुछ बची हुई एनर्जी अगर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बदल जाए तब काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के बराबर होगी, यानी एच न्यू माइनस W0 के बराबर होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया। और आइंस्टाइन ने एक चीज़ और कही, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs। उसने कहा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, ये EVs के बराबर होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। इसे और मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद लेक्चर ख़त्म करेंगे आज का। तो इसके लिए हमें पीछे आना पड़ेगा थोड़ा सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इस पर आना पड़ेगा। यहाँ कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं खूब ना, तो ये अगर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल भी कर दोगे ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीरो भी कर दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है कुछ की, कि सीधे पहुँच जाएंगे यहाँ पर अपनी काइनेटिक एनर्जी से। इन्हें कोई खींचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो पहुँचने से, सपोज सर्किट में करंट आपको जीरो करना है, तो आप क्या करेंगे, सर्किट में करंट जीरो करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल लगा दो। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया मैंने। अब नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ लगा दिया यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे थे खूब तेजी से अपनी काइनेटिक एनर्जी से,
उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव रिपल्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ प्लेट पे भी अपने नेगेटिव लगा दिया, तो इस नेगेटिव रिपल्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स धीमे हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुँचने से पहले रुक जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी के होंगे, वो प्लेट पे पहुँच ही जाएंगे। फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने यहाँ पे जो नेगेटिव लगाया था इसे और बढ़ा दिया। जब बढ़ा देंगे एक, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने वाले केवल वही इलेक्ट्रॉन पहुँच पाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो, जो इस रिपल्शन को ओवरकम कर दें और तब यहाँ पहुँच जाए। फिर आपने नेगेटिव और बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के पहुँचने की संख्या और कम हो जाएगी। फिर आपने नेगेटिव और बढ़ा दिया क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और कम हो जाएगी यहाँ पे पहुँचने वाली। और एक नेगेटिव पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू आएगी यहाँ पे, नेगेटिव V की ऐसी वैल्यू आएगी जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेगा। जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का, वो भी जस्ट प्लेट से पहले पहुँच के रुक जाएगा, जस्ट पहले रुक जाएगा, प्लेट पे नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे ये प्लेट थी मान लिया, और यहाँ पे रुक जाएगा। तो एक नेगेटिव पोटेंशियल V की ऐसी वैल्यू होगी यहाँ जो प्लेट पे आप लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन वो जस्ट प्लेट से पहले पहले रुक गया, बस जस्ट प्लेट पर नहीं पहुँच पाया, यहाँ रुक गया। यानी कि इस V ने जो रिपल्शन लगाया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर रिपल्शन लगा दिया लगभग। और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो वो किस काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। अगर कोई आवेश Q है और वो पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी QV हो जाती है। तो ये V पोटेंशियल जो है काइनेटिक एनर्जी QV के इक्विवेलेंट हो जाता है। और इसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया, यानी कि ये ½ Vmax स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसी नेगेटिव पोटेंशियल की जो क्या करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, उसे Vs से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे S लगा दिया V के साथ नीचे, तो ½ V मैक्सिमम स्क्वायर QVS हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। आइंस्टाइन ने ये यूज़ किया है वहाँ पे। तो एक बार मैं सारी थ्योरी दिखा देता हूँ आपको। थ्योरी वैसे मैं दिखाता है वो सारी, दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का दिखा दिया था, ये मैंने इसका ग्राफ दिखा दिया था। इस ग्राफ के नीचे जो लिखा है ये है, आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं इसे, क्या ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है इसमें। इसके बाद ये है जो मैंने दिखाया था, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, यानी E½ kx स्क्वायर के इस तरह से शेप बढ़नी चाहिए आगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैंने आपको समझाया था। ये इस फिगर के नीचे का लिखा हुआ है। ये आपके पढ़ने के लिए भी रोक रहा हूँ जिससे आप बाद में पढ़ भी सकें। एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ पढ़ना है और नॉलेज अपनी बढ़ानी है तो आप इसे पढ़ सकें, इसलिए मैं रोक रहा हूँ धीरे से, क्योंकि मैं तो स्किप कर करके जल्दी जल्दी वही पढ़ाता हूँ ना आपको जो सिलेबस पढ़ाना है मुझे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखा है यहाँ पे, कैसे कैथोड से कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इन ग्राफ को मैंने आपको समझा ही दिया था सारा ग्राफ के बारे में। फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स भी मैंने आपको समझा दिया था, और कहाँ का कैसे कैसे फेल हुई ये इन 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये समझा दिया मैंने आपको। ये सेकंड पॉइंट है, और इसके नीचे थर्ड पॉइंट है। ये अभी हम डिस्कस करके चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स। और फोर्थ पॉइंट भी डिस्कस कर लिया था कि टाइम नहीं लगता इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। इसके बाद आइंस्टाइन ने 1905 में क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, और ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया ही है सारा। और इसके बाद आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है जो मैंने आपको समझाई है अभी, और इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs होता है, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। तो ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया
ये अभी तक ब्रीफ रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ही चल रहा है। तो इसमें इसने फिर अपनी इक्वेशन के हिसाब से जो इक्वेशन थी, जो इसने थ्योरी दी थी, ये एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन किया इसने। फिर इसने इंटेंसिटी के हिसाब से फोटो करंट कैसे कैसे बढ़ता है ये बताया। फिर इसने इंटेंसिटी का इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्यों नहीं होता ये बताया। फिर इसने फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे कैसे होता है ये बताया। और क्यों समय नहीं लगता इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन में मेटल की सरफेस से, लैक ऑफ टाइम डिले, ये बताया गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के डेवलपमेंट में क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन में कॉम्पटन इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और फिर अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे, कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे।